करने के लिए आज खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां आज ये शांति बिल 2025 आप सभी के सामने न्यूक्लियर सेक्टर में 1962 के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म कहा जा रहा है, लेकिन असलियत ये है कि आज लोगों के, जनता के साथ जिस तरीके के उनकी सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज तथा जिस तरीके से विदेशी कंपनियों को एक रेड कारपेट देने का काम ये सरकार कर रही है, और इन सबसे बड़ी बात जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार खुद अपने किए हुए बातों को और अपनी की गई बातों जो इस सदन में की गई थी उनसे यू टर्न लेने का काम कर रही है, विधेयक आज उन सभी बातों को दर्शाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सीधे तौर पे जो इस बिल की सच्चाई, इस विधेयक की सच्चाई है उसके ऊपर चर्चा करूंगा। जहां 49% एफडीआई अलाउ किया जा रहा है, वहीं पे सीधे तौर पे अमेरिका की बड़ी कंपनियां जैसे वॉशिंगटन हाउस, फ्रेंच कंपनी अरेवा, इन सभी कंपनियों को देश में लाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज अगर हम लोग 49% से 100% तक का एफडीआई अलाउ कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो मेक इन इंडिया की बात की जाती थी, उस बात का क्या हुआ? आज इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर हम लोगों को लेनी है तो हम लोग कुशल उन लोगों से सुझाव ले सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग और सप्लायर्स को इस विधेयक में पूरी तरीके से कैप देने की बात की जा रही है, इसका भी मैं विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सप्लायर और लायबिलिटी कैप, ऑपरेशन इंश्योरेंस कवरेज जहां 1500 करोड़ का पर इंसिडेंट दिया जा रहा है, लेकिन अगर आप फुकुशिमा दाकाशिनी का त्रासदी देखें तो जापान में जो त्रासदी हुई थी उस समय पे लगभग $1 ट्रिलियन यानी कि 82 लाख करोड़ रुपए का खर्चा सरकार को देना पड़ा था इतनी बड़ी त्रासदी से निपटने के लिए। वहीं पे सरकार इस समय पे 1500 करोड़ रुपए या उतने तक की अगर लायबिलिटी को कैप करने का काम कर रही है, कहीं ना कहीं सप्लायर्स को बचाने की बात सीधे तौर पर की जाती है। अध्यक्ष महोदय, वहीं पे आपने देखा होगा, आपको याद होगा चेरनोबिल का जहां पे न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, उसको क्लीन अप करने के लिए जहां $700 बिलियन का लॉस सरकार को झेलना पड़ा था, उस सबसे बड़ा मैं मानता हूं आज जिस चीज को हम आप सब झेल रहे हैं, पर्यावरण का नुकसान। न्यूक्लियर डिजास्टर के अंदर एक सबसे बड़ी चीज जो दशकों तक हमने देखी है, जिसका नुकसान हम लोगों ने देखा है, ह्यूमंस को, लोगों को झेलना पड़ता है, वो है डिजास्टर के बाद एनवायरमेंट का नुकसान, जानवरों का जो होता है उनको नुकसान, और किस तरीके से आने वाले समय पे आपने देखा है कि समुद्रों के अंदर भी जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको छोड़ के जो समुद्र के जनजीवन होता है उसको भी सीधे तौर पे नुकसान पहुंचाया जाता है। वहीं जब मैं बात करता हूं कि सरकार का टारगेट है 2047 तक 100 गीगावाट कैपेसिटी करना, अभी तक जहां ये 8 गीगावाट तक पहुंचे हैं, वहीं सीधे तौर पे दिखता है कि इसको इन्हें 12 गुना बढ़ाना पड़ेगा। और जब हम 12 गुना बनाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सीधे तरीके से सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज होने का भी एक सवाल उठता है। इसको लेकर के हम लोगों ने क्या किया है, इसके ऊपर भी मंत्री जी बताने का कष्ट करें। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भारतीय जनता पार्टी के डबल स्टैंडर्ड। अध्यक्ष महोदय, जब विपक्ष में थे तब ये कहते थे कि ये लोग अब क्या ट्रंप को सीधे तौर पे फायदा देने के लिए ऐसा बिल लेके आ रहे हैं। मैं इसीलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि पूर्व में अध्यक्ष महोदय हमने देखा है कि अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ हम लोगों के ऊपर लगाया गया, उसके बाद जिस तरीके का दबाव भारत सरकार के ऊपर बनाया गया, क्या कहीं अंदरूनी तौर पे भारत सरकार ये तो नहीं सोच रही कि ये रेड कारपेट देकर कंपनियों को, अमेरिकी कंपनियों और फ्रेंच कंपनियों को फायदा देकर जिस तरीके का टैरिफ का दबाव ट्रंप बना रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास ये सरकार भी अंदरूनी तौर पे कर रही है, ऐसा हम लोगों को दिखाई देता है। साथ ही में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में जब सिविल लायबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डिमांड एक्ट लेकर आए थे, तो इसमें बीजेपी ने जमकर विरोध किया था। स्वर्गीय अरुण जेटली जी, जो उस समय में राज्यसभा के ऑपोजिशन के लीडर थे, उन्होंने 30 अगस्त 2010 में पार्लियामेंट में यह कहा था कि ऑपरेटर का राइट ऑफ रिसोर्स किसी रिटन एग्रीमेंट पर डिपेंड नहीं हो सकता है। अगर इक्विपमेंट में पेटेंट या लेटेंट डिफेक्ट हो तो सप्लायर की लायबिलिटी होनी चाहिए। इसमें आपको क्लॉज 17B की यूटिलिटी को सप्लायर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता।
तो क्या जो conclude उस समय पे 2010 में जेटली जी ने बात की थी, आप उसको भूल गए? अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूं। बहुत सारे विषय हैं। मैंने आपको कहा कि हम लोग बहुत कम विषय पे चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ कई सारे मेरे सांसद हैं जो इस मुद्दे के ऊपर विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं। कई सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग नहीं छू पा रहे हैं। पब्लिक सेफ्टी की बात है, फॉरेन कंपनीज की इंटरेस्ट की बात है। वहीं पे आप देखा, जब मैंने आपको बताया कि किस तरीके की हिपोक्रेसी हो रही है कि आज जहां पे महोदय इस बिल की एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 की सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 दोनों को अपोज करता है, वहीं पे 63 इयर्स बाद, 63 साल बाद पुराना कानून जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा गया था, आज उसको खत्म क्यों किया जा रहा है? अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध होगा कि इसमें पूरे तरीके से प्राइवेट सेक्टर को ही लेकर आने का प्रयास कर रही है। आज सरकार की स्थिति अध्यक्ष महोदय ये है, पूरे तौर पे अपने लब्बो-लुबाब इस बिल को लाने का सरकार का ये है कि जिस फाइनेंशियल परिस्थितियों में आज ये सरकार फंसी हुई है, जहां डॉलर 90 से ज्यादा निकलता चला जा रहा है, इनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है, ऐसे में जब इनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जब कोई भी कंपनी नहीं आना चाहती है, वहां ये डॉलर के लिए और बाहर की कंपनियों को अपने देश में लाके या इन्वेस्टमेंट और अपना जो डेट है उसको क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हम सभी समाजवादी लोग इस बिल का विरोध करते हैं और आने वाले समय में पुरजोर तरीके से विरोध करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद। प्रोफेसर सौगत राय जी।